नमस्कार दोस्तों, आज तक जो क्लास हम लोगों ने करी है उस क्लास के अंदर हमने सेंटेंस को डिस्कस किया है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से आप लोगों का ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो इस ग्रामर को दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक ग्रामर जिसको फर्स्ट पार्ट जिसको एलिमेंट्री लेवल कहते हैं, और दूसरी जिसको आप लोग एडवांस्ड लेवल की ग्रामर कहते हैं। इन दोनों ही को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर हम एलिमेंट्री की बात करते हैं तो एलिमेंट्री ग्रामर आप लोगों की बेसिक यानी कि फंक्शनल ग्रामर जिसको आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके चलते हैं, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो बेसिकली स्टार्ट होता है आप लोगों के नाउन से, और नाउन से स्टार्ट होकर ये वर्ब एडवांस तक चला जाता है। हम वर्ब एडवांस्ड तक जाएंगे एलिमेंट्री लेवल पे। और हम अगर बात करते हैं एडवांस्ड ग्रामर की, जिसको आप लोग स्टार्ट करते हैं टेंस से, और टेंस से स्टार्ट होकर ये जाती है आप लोगों की नरेशन तक। इन सारे ही सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउन फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात मैंने करी। अगर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच ही को देखते हैं तो क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप इंग्लिश के अंदर देखते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 होते हैं। मैं छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का नाउन कहलाता है। सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों का प्रोनाउन कहते हैं हम लोग। थर्ड जिसको आप लोग एडजेक्टिव कह देते हो। फोर्थ वर्ब होता है। फिफ्थ की बात करते हैं आप लोग तो इसको आप लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका कंजंक्शन होता है भाई। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो आप लोगों का मिलता है प्रीपोजिशन। और एट्थ और लास्ट जिसको आप लोग कहते हैं वो होता है इंटरजेक्शन। इन सारी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अब इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन हम लोग रेडी कर लेते हैं, उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा इन चीज़ों का। अगर मैं नाउन की बात करता हूँ तो सभी ने स्कूल लेवल पे 6th क्लास से सुनना शुरू कर देते हैं कि ये नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन वो डेफिनेशन जो स्कूल में हमें पढ़ाई जाती है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे अधूरी लगती है। अभी के लिए छोटा सा डेफिनेशन इसका रेडी करते हैं जिसको आप लोग कह देते हो नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज़ का कोई भी नाम आप लोगों को आपकी सराउंडिंग में नज़र आता है वही नाउन है। जिसको भी जिस नाम से आपने पुकारा उसी को आप लोग नाउन कह देते हैं। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, और सर्वनाम की डेफिनेशन होती है दैट रिप्लेसेस अ नाउन। दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह पर जो कुछ आ जाए उसी को प्रोनाउन कह देते हैं। बात आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम लोग कहते हैं which qualifies a noun or a pronoun। ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन दोनों ही को क्वालिफाई कर जाए उसको आप लोग एडजेक्टिव कहते हो। नेक्स्ट वर्ब की हम बात करते हैं। इसको हमने सेंटेंस में डिस्कस किया है। वर्ब को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया आप लोगों ने, जिसके अंदर से एक हेल्पिंग वर्ब हुई, एक आप लोगों की मेन वर्ब हुई। लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको याद रखें कि वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। यानी कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को आप लोग वर्ब कहेंगे। कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस में कोई एक्शन अगर हो रहा है, सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसी को आप लोग एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब कह देंगे। नेक्स्ट आप लोगों का होता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं। अब अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो इसके नाम से ही लगता है कि हम किसी ऐसे शब्द की बात कर रहे हैं जो सिर्फ क्रिया की विशेषता को बताएगा। लेकिन एडवर्ब ऐसी चीज़ होती है जो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर जाती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करेगी, ज़रूरत के अनुसार वो नाउन या प्रोनाउन को भी, कुछ एक्सेप्शनली ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर जाती हैं। अदरवाइज़ अगर हम इनको थोड़ा सा हटा भी दें तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन अभी हम बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशन पे ही कोशिश कर रहे हैं बात करने की, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं विच
क्वालिफाइज अ वर्ब। अब इसको आप लोग पूरी डेफिनेशन नहीं समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हम एडवर्ब के चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ आएगा कि वर्ब के साथ साथ ये और किन किन चीज़ों को और कैसे कैसे क्वालिफाई कर जाती है। खैर, नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब संयोजक होता है, इसी को लिंकर के नाम से भी जानते हैं, इसी को कनेक्टर भी कह देते हैं, और हिंदी में कहें तो संयोजक यानी कि जोड़ने वाला। इन्हीं को आप लोग कनेक्टिंग वर्ड्स के नाम से जान लेंगे। बहुत डेलिबरेटली इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग जब इन चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके अंदर सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट या फिर और कोरिलेटिव टाइप काफ़ी कंजंक्शन इसके अंदर आते हैं। प्रेपोजिशन क्या कहती है? प्रेपोजिशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी एक वर्ड को दूसरे के साथ लिंक कर देता है। अब ये लिंक और कनेक्ट दोनों एक जैसी सी ही बात लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, ये किन्हीं दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकता है, किन्हीं एडवर्ब्स को भी जोड़ सकता है, नाउन या प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है। लेकिन इस शब्द को अगर हम लोग देखें तो इसमें दो शब्दों को एक्चुअली मिला के बनाया गया है, एक है आपका प्री और एक है आप लोगों का पोजीशन। अब प्री की जब कभी भी हम बात करते हैं तो प्री कहता है कि प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी कि जिस भी एक वर्ड को ये किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, ऐसा कोई भी शब्द प्रेपोजिशन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि देयर इज अ पेन ब्लैंक माई पॉकेट। सेंटेंस ये कहा गया, देयर इज अ पेन ब्लैंक माई पॉकेट। अब अगर इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग देखें कि देयर इज अ पेन और माई पॉकेट, ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर मैं इसको इन से कनेक्ट कर देता हूं तो ये इन जो है इस पेन की पोजीशन को बता देता है कि ये पेन जो है इस पॉकेट के अंदर है। अगर इस इन को हटा दें तो हमें बिल्कुल भी नहीं ये पता चलेगा कि पेन है कहाँ पे और पॉकेट कहाँ पे है। तो ये जो काम होता है मेरे भाई, ये आप लोगों का प्रेपोजिशन का काम होता है, जो आप लोगों का पोजीशन को भी बताता है, साथ साथ किसी एक वर्ड को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। इसी को आप लोग प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट को कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जिनको बेसिकली आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी देखा है। अब ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि जहाँ से विस्मय प्रकट होता है, ऐसे कोई भी शब्द किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं जो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे चलते चलते मैं गिर जाऊँ तो कोई आवाज़ ऐसी आएगी अचानक से, मुंह से आ जैसी आवाज़, जो इंटरजेक्शन, यानी कि अगर इनको डिफाइन करते हैं तो इनको आप लोग कह सकते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो अचानक से आपके मुंह से निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ओह शब्द को सुना है, आप लोगों ने आह शब्द को सुना है, और आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक शब्द आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चला हुआ है ओप्स, जब आप लोग कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट वगैरह की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको आप लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। इनके अलावा कुछ लोगों का ये मानना रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग जिसको आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इस शब्द को भी या इस चैप्टर को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पार्ट होता है, जिसका यूज़ आप लोग नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब में करते हैं। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स की तरफ जाएंगे और बताएंगे कि ये कहाँ पे और कैसे इनका यूज़ है और क्यों ये कनेक्टेड हैं इस आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन के साथ। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, इसको मैंने आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आप लोगों का सेक्शन शुरू हो रहा है फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, जिसको आप लोग नाउन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आप लोगों ने नाउन कहा है। ये नाउन होता क्या है? जब नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम सब लोगों ने एक कॉमन डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्कूल में, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन।
यानी कि किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग नाउन कह देते हैं। अब देखते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जिनके अंदर से सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है कि नाउन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस डेफिनेशन के साथ ही हम लोग आगे चलेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने हैं। अब इनमें से काम हम लोगों ने इतना करना है, नाउन को हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले हमारा काम ये शुरू होता है कि हम लोग नाउन को जान तो लें कि नाउन सेंटेंस के अंदर कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो भाई नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर दो ही जगह पर यूज़ हो सकता है। कहाँ पे? या तो किसी सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट हो सकता है या तो किसी भी सेंटेंस के अंदर वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब नाउन की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम लोगों ने उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिस डेफिनेशन को आप लोगों ने पढ़ा है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन, उस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन सारी ही चीज़ों को अगर हम लोग देखना चाहें तो आप लोग नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ राहुल की तो शायद कहेंगे सर आप लोग इसको नाउन कह देंगे। आगे मैं कहूँ तो बैग को भी आप लोग नाउन कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में चले तो आप लोग राम को भी नाउन कह सकते हैं, सीता को भी आप लोग नाउन ही कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में ऑनेस्टी की बात करें तो इसको शायद आप लोग नाउन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। इसको कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि ऑनेस्टी नाउन है, कुछ को लगता है नहीं भी हो सकती है। पॉलिसी की बात करें आप लोग तो पॉलिसी को भी कुछ लोग कहेंगे कि सर ये नाउन है भी या फिर नहीं भी, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में है या नहीं है। हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। लाफ्टर, इसको आप लोग नाउन मानेंगे या नहीं मानेंगे, शायद कन्फ्यूज़न यहाँ पे भी है। एंग्जाइटी, तो इसको भी आप लोग शायद कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे कि एंग्जाइटी पता नहीं नाउन है या नहीं है, इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में मोहित, क्योंकि नाम उस डेफिनेशन की, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन, तो आप लोग इसको अगेन क्या करेंगे, भैया ये तो नाउन ही लगती है। मोहित रीच्ड होम, कुछ बच्चे इसको भी नाउन मान लेंगे या नाउन होता भी होगा शायद, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये है या नहीं है। सॉरी, मोहन को अगर देखें तो आप लोग मोहन को देखते ही नाउन, क्योंकि हमारा काम ही है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आप लोगों ने कहा कि होम, सर प्लेस को ही तो होम कहते हैं, ये भी आप लोग इसको नाउन मान सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, राधा स्पीक्स इंग्लिश, भाई राधा भी तो अपने आप में नाउन है, अगेन वही डेफिनेशन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। भाई इंग्लिश शायद नाउन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकते हैं। कुछ कहेंगे सर ये लैंग्वेज का नाम है तो हो सकता है नाउन हो, मान लेते हैं हम लोग। फ्लुएंटली, पता नहीं भाई, किसी को तो ये नाउन लग भी सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है।
इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ही, अब ही क्या है? प्रोनाउन है, इसको आप लोग प्रोनाउन कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे नाउन का कुछ लेना देना है, या फिर इसकी जगह पे कोई नाम ही मैं लिख देता हूँ। इसकी जगह पे मैंने लिखा नाम। तो इस श्याम को देखा तो आप लोग इसको क्या कहेंगे भाई? नाम। दिल्ली को भी आप लोग कहेंगे सर ये तो क्या है? एक राजधानी है, देश की राजधानी का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, तो अगेन आप लोगों का ये नाउन ही होगा। कुछ बच्चे इसको भी कहेंगे सर नाउन है, किसी समय का नाम हो गया, मान लेते हैं भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो सर यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया को आप कहेंगे नाउन, क्योंकि आपको लगता है किसी कॉन्टिनेंट, किसी देश का नाम है। प्लेस की बात करते हैं, अगेन आप लोगों को नाउन लगता है। अगर मैं एक सेंटेंस और आप लोगों के सामने कहूँ तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। सेंटेंस ये कहता है माई फ्रेंड लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब माई फ्रेंड भी तो अपने आप में एक नाउन हो सकता है। माई फ्रेंड को भी आप लोग यहाँ पे एक नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक हुआ सर। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहेंगे? अगेन आप लोग एक नाउन की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आप लोग इसको यूज़ करके आए हैं नाउन की तरह ही। अब बात यह है सर कि इनमें से कुछ जगहों पे तो आप लोगों ने नाउन को सही पहचाना है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जिस कन्फ्यूज़न के साथ आप लोग नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सही से आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल में नाउन होती क्या है। फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों के सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग नाउन की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के नाउन की 3 ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिससे आप लोग नाउन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आप लोगों का होता है सर हु। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप लोगों को नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस वर्ड इज यूज्ड एज नाउन और नॉट, तो आप लोग ऐसे केस में एक वर्ड से मदद लेंगे जिसको आप लोग कहते हो हु। दूसरा वर्ड जिसको आप लोग कह देते हो व्हाट, या फिर आप लोग बात कर सकते हैं whom की। ये 3 ही क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करवाने के काम आते हैं। अगर इन 3 शब्दों से वो शब्द जिसको आपने जाने या अनजाने नाउन मान लिया है, अगर वो जवाब आप लोगों को मिल जाता है तो ही वो नाउन हो सकता है मेरे भाई, अदरवाइज वो नाउन नहीं हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि राहुल बॉट अ बैग। हु बॉट अ बैग? आप कहेंगे सर राहुल, तो इसका मतलब जवाब मिल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर भी करेक्ट है, ये नाउन हो ही सकता है। राहुल बॉट व्हाट? अगेन आपने कहा सर ये तो व्हाट से जवाब मिल रहा है, इसका मतलब 100% नाउन है, नो डाउट। नेक्स्ट सेंटेंस, हु मेट सीता? आपने कहा सर राम, हु से जवाब ही राम मिल रहा है, इसका मतलब नाउन हुआ, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। राम मेट हुम, तो शायद सीता आपका जवाब आ रहा है, इसका मतलब सीता भी यहाँ पे नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? आपने कहा सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब व्हाट से जवाब आपका ऑनेस्टी मिल रहा है, दैट मीन्स ये भी 100% क्या हुआ मेरे भाई, नाउन ही हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट? आपने कहा सर पॉलिसी, इसका मतलब ये भी नाउन ही हुआ, ये भी नाउन ही हुआ। कोई भी शब्द देखकर या देखने में कुछ भी लग सकता है, डिपेंड उस शब्द के प्रयोग पे करता है कि उस शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर हुआ क्या है। उसके प्रयोग से ही आप उसको नाम देंगे। देख के आप लोग कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देख के चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, समझ के चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। उन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपके पास समझने का तरीका सही है या समझाने का तरीका सही है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि व्हाट क्योर्स एंग्जाइटी? व्हाट क्योर्स एंग्जाइटी? तो व्हाट से आपने कहा कि सर जवाब मिला लाफ्टर। अगर लाफ्टर जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब व्हाट से जवाब मिला, तो 100% अभी अभी पढ़ के आए हैं भैया, इनसे कोई भी जवाब मिल जाए वही नाउन है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस में लाफ्टर क्योर्स व्हाट? आपने कहा सर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी, तो आप लोग इसको भी नाउन मान लेंगे क्योंकि जवाब ही आप लोगों का व्हाट से मिल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हु रीच्ड होम? आपने कहा सर मोहित, पक्का नाउन हुआ, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर।
मोहित रीच्ड व्हाट? क्या आप लोगों को इसका जवाब व्हाट से मिल रहा है क्या? आपने कहा सर व्हाट से तो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। मोहित रीच्ड हु, तो भी शायद ये जवाब नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ तक भी नाउन नहीं है। मोहित रीच्ड whom, whom से भी आप लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है। अगर मैं कह दूं कि मोहित रीच्ड where, जवाब मिला आप लोगों को where से। अगर where से जवाब मिला है तो इसका मतलब ये आप लोगों का नाउन नहीं हो सकता है। अब एक नई चीज़ आपके सामने आई कि अगर आप लोगों को where से जवाब मिलता है, कोई भी शब्द आपको वाक्य के अंदर, वो भले ही देखने में नाउन जैसा लगे लेकिन वो नाउन नहीं हो सकता है। इस where से जिस चीज़ का पता चलता है वो आप लोगों की होती है एडवर्ब, और इसको बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। where से पता जिस चीज़ का लगे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ये एडवर्ब में आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव मोहन लव्स हिज होम। हु लव्स हिज होम? आपने कहा सर मोहन, बिल्कुल ठीक हुआ। मोहन लव्स व्हाट? क्या पसंद है भाई, क्या पसंद है उसको? उसका घर। तो जवाब आप लोगों को व्हाट से मिल रहा है, व्हाट से मिला तो सर ये नाउन हुआ 100%। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये शब्द वही होम यहाँ पे था, वही होम यहाँ वहाँ पे था। अभी इस चीज़ को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने थोड़ी ही देर पहले एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि किसी भी शब्द को देखकर आप लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है। उस शब्द का प्रयोग ही बताता है कि उस वाक्य के अंदर उसका प्रयोग किस तरीके से हुआ है, और वो प्रयोग ही आपको बताएगा कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बेटा ये जो एग्जामिनेशंस की हम बात करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस है, चाहे वो आप लोगों का किसी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, या फिर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा ही सेंटेंस आप लोगों के सामने लिख के देगा और उस सेंटेंस के नीचे वो अंडरलाइन करके दे देगा, सेंटेंस के किसी एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके देगा, और वो आपसे पूछ लेगा कि इस अंडरलाइन वर्ड का नाम क्या है, यानी कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसको समझते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें लग रही होंगी अभी के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत अच्छे एग्जामिनेशंस में भी बहुत अच्छे बच्चों को ये चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देती हैं। अगर मैं इसी को अंडरलाइन कर देता तो हम उसी डेफिनेशन जो आज तक हम लोगों ने रटी पढ़ी है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तो हम लोग इसको नाउन कह देते, बिल्कुल नाउन कह के आते और हमारा नंबर हो जाता गलत, हमारा क्वेश्चन गलत, नंबर कट जाता। फिर हमें पता भी नहीं चलता यार हमने तो अपने तरीके से चीज़ें ठीक ही करी थी, पता नहीं नंबर कहाँ पे कट हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें ढंग से समझने की चीज़ें हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर भी ऐसा ही कुछ अगर अंडरलाइन करें तो अब कहेंगे सर ये नाउन क्यों भाई, व्हाट से जवाब है, अब ये नाउन हो गया है। डिपेंड इस चीज़ के ऊपर नहीं करता है कि ये वर्ड क्या है, डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करता है कि ये यूज़ किस तरीके से हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, राधा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। हु स्पीक्स इंग्लिश? आपने कहा सर राधा, क्योंकि जवाब आपका राधा मिल रहा है किससे, हु से, तो इसका मतलब आप लोगों का नाउन हुआ। राधा स्पीक्स व्हाट? इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है भाई। तो राधा क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है, जवाब व्हाट से है तो 100% नाउन हो। प्रॉब्लम अब आती है कि राधा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, राधा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये फ्लुएंटली क्या हुआ, इस फ्लुएंटली की बात करते हैं तो ना तो मुझे शायद ये जवाब हु से मिल रहा है, राधा स्पीक्स इंग्लिश हु नहीं जवाब मिल रहा है, राधा स्पीक्स इंग्लिश व्हाट, गड़बड़ हो रही है। राधा स्पीक्स इंग्लिश हुम, वो भी बात ठीक नहीं लग रही है। राधा स्पीक्स इंग्लिश हाउ अगर मैं कह देता हूँ, और हाउ से भी पता चल रहा है, एक नया शब्द हमारे सामने आया कि भैया ये जवाब ना तो हु से है, ना तो व्हाट से है, ना तो हुम से है। ये जवाब जो आप लोगों का बन रहा है वो हाउ से बन रहा है, और हाउ से भी किसी चीज़ का जब पता चलता है तो मेरे भाई हाउ भी जवाब आप लोगों का एडवर्ब ही कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, एडवर्ब ही कहलाएगा। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम एडवर्ब को जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने बहुत ही डेलिबरेटली आएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हु रीच्ड दिल्ली। हु रीच्ड दिल्ली, श्याम। हु से जवाब मिला तो आंसर श्याम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउन हो गया। श्याम रीच्ड हु, व्हाट, हुम, शायद तीनों में से कोई भी जवाब नहीं है। आपने कहा एक बार फिर से ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, श्याम रीच्ड वेयर,
कहाँ पहुँचा श्याम? आपने कहा सर दिल्ली। जवाब आ रहा है वेयर से, और वेयर से जवाब आ रहा है तो एडवर्ब ही होएगा भाई। नेक्स्ट, श्याम रीच्ड दिल्ली व्हेन, कब पहुंचा है श्याम? उन्होंने कहा सर 8 बजे पहुंचा। वो तो 8 बजे पहुंचा, जवाब आपको व्हेन से मिला, तो इसका मतलब तीसरा एक वर्ड और हमारे सामने आता है व्हेन, जो आप लोगों के एडवर्ब ही के बारे में बात करता है। यानी कि ये जो 3 शब्द आप लोगों के हैं, वेयर, हाउ या व्हेन, इन तीनों से ही अगर कोई भी जवाब आप लोगों को मिल जाता है तो वो 100% एडवर्ब ही हो सकता है, ना तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, ना तो वो एडवर्ब ना तो वो कोई नाउन हो सकता है, ना तो प्रोनाउन हो सकता है, ना कोई और अलग कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती है। ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एडवर्ब्स। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लेंगे आप लोग। खैर, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस? आपने कहा सर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जवाब किससे आ रहा है? व्हाट से। और अगर व्हाट से जवाब आ रहा है तो इसका मतलब ये अपने आप में नाउन हुआ, हमें कोई डाउट नहीं है इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्यूटीफुल व्हाट? आपने कहा बाबूजी प्लेस। तो प्लेस तो आप लोगों का वर्ड से जवाब आया, तो इसका मतलब 100% नाउन हुआ। अब ये नाउन हुआ, नाउन से पहले ये क्या हुआ भाई? इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं सर, क्योंकि इस प्लेस ही की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और विशेषण का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये आपका हुआ मेरे भाई एडजेक्टिव। अगले सेंटेंस में फिर से चलते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया? हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया? माई फ्रेंड। तो हु से जवाब मिला तो आपका नाउन हुआ। माई फ्रेंड लिव्स वेयर? माई फ्रेंड लिव्स वेयर, क्या इनमें से कुछ है? आप कहेंगे सर नहीं है। इनमें से है? बिल्कुल है। जवाब आप लोगों को यहाँ पे ये मिल रहा है वेयर से। अब वेयर से जवाब मिल रहा है मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों का नाउन नहीं हो सकता, ये एक स्थान को बता रहा है। भले ही देखने में ये नाउन जैसा लग रहा है, लेकिन ये नाउन हो ही नहीं सकता। बेशक यहाँ पे ये शब्द बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखें तो वही ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखें तो वही ऑस्ट्रेलिया। ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन यानी कि यूज़ पे डिपेंड करता है कि ये आपका नाउन है या कोई एडवर्ब है। तो भाई ये जवाब आपको वेयर से मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी में रखते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप लोगों को 3 शब्द थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। 3 शब्द ऐसे हैं इस इंग्लिश के अंदर जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करवाने के लिए यूज़ में आते हैं, जिसके अंदर से आपका है हु, दूसरा आपका बिल्कुल व्हाट, तीसरा आप लोगों का whom। अगर कोई भी शब्द इनसे जवाब मिलता है तो नाउन हुआ, अगर इनको छोड़कर वेयर, हाउ या फिर व्हेन से जवाब मिलता है तो वो आप लोगों का हुआ मेरे भाई एडवर्ब। बिल्कुल सही बात हुई। तो ये अभी के लिए नाउन को आइडेंटिफाई करने की हम लोगों ने बात करी है। अब आगे से आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि हम कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करें। इट इज़ वेरी इजी कि ये 3 क्वेश्चन वर्ड याद रख लें, बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट हम लोग अब नाउन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये नाउन की डेफिनेशन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये डेफिनेशन अब शायद आप लोगों को महसूस हो रही होगी कि ये डेफिनेशन जो है वो अधूरी नहीं है, पूरी नहीं है। यानी कि इसका कोई अर्थ तो निकलता है नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो थिंग है, फिर भी वो नाउन है। या फिर कुछ ऐसा भी हुआ है इन सेंटेंसेस के अंदर कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को नाउन मान लिया है लेकिन वो नाउन निकली नहीं। यानी कि इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इस नाउन को डिफाइन करने की बात करें मेरे दोस्तों, तो नाउन को आप लोग कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। भाई नाम जो है ना, किसी को भी किसी भी नाम से पुकार दो, वही नाउन है, किसी भी नाम से पुकार दो। अब बात करते हैं कि सर इसमें सिर्फ क्या ये नाम ही हो सकते हैं? नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाम तो से तो पुकारते तो हैं लेकिन वो नाउन जैसी लगती नहीं है। यानी कि इसको अगर आप लोग कैटेगराइज करते हैं तो
तो पहली कैटेगरी इन चीज़ों के अंदर मान के चलते हैं जिसको आप लोग विजिबल कैटेगरी कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप देख पा रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप देख पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को आप लोग विजिबल कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है? आपका कोई पर्सन हो सकता है आपके सामने, भाई जी कोई प्लेस हो सकता है, या फिर कोई थिंग हो सकती है। ये तीन चीज़ें हैं जो विजिबल हैं आपके सामने, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं तो आप लोग उसको ऑब्वियस बात है नाउन कहते हैं भाई, चाहे उसको पर्सन को देख पा रहे हैं, चाहे प्लेस को देख पा रहे हैं, या फिर थिंग को देख पा रहे हैं। बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट में उसने कहा कि भैया कुछ ऐसी होती हैं जो फेल्ट ओनली होती हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस जरूर हो जाती हैं। ऐसी भी कुछ नाउन्स होती हैं। इसको आप लोग 4 अल्फ़ाबेट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इन चारों को आप लोग याद रख लें। FAQS, FAQS, where F stands for feelings, A stands for action, Q stands for quality and S stands for state। ये 4 चीज़ें, ये चारों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप उनको देख नहीं सकते हैं। फीलिंग्स, आपको ठंड महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, दिखती नहीं है, महसूस ज़रूर होती है। महसूस जैसा होगा, गर्मी महसूस हो रही है, आप लोग, आपको थोड़ा सा हॉट लग रहा है तो आप लोग कहेंगे सर गर्मी है। अब वो गर्मी को नाम से पुकारा तो फीलिंग है, दिख थोड़ी रही है। ठंड है, महसूस हो रही है। दूसरा आपने एक्शन, एक्शन यानी कि कुछ भी हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं कि ये काम हो रहा है। जो दिख रहा है आपको, वो काम को करने वाला दिख रहा है। काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, काम को करने वाला नज़र आ रहा है, लेकिन काम जो हो रहा है वो महसूस हो रहा है। किसी चीज़ के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, किसी भी काम को किसी भी फोर्स की वजह से, तो उसको आपने महसूस किया, वो एक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई की बात करते हैं, महसूस करते हैं। कोई भी कपड़ा, जूता, कुछ भी चीज़ें आप लोग खरीदने जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप लोगों ने टेक्सचर को टच किया और कहा कि सर ये तो अच्छी क्वालिटी का है, ये तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? महसूस ही तो कर रहे हैं, और उसी को आप लोग कहते हैं भाऊजी क्वालिटी, यानी कि इसको भी महसूस ही किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट आप लोगों का होता है। स्टेट यहाँ पे किसी राज्य से बात नहीं है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, तो ये मेरी अवस्था है। मेरे सामने आप लोग बैठे होंगे कहीं ना कहीं पे, तो वो जो बैठने की, वो भी तो आपकी पोजीशन ही है। मुझे जो नज़र आ रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, मेरे बच्चे हैं। आपको जो नज़र आ रहा है वो आपका टीचर है, लेकिन हमारी पोजीशन क्या है? मैं खड़ा हुआ हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, इसी को आप लोग स्टेट कह देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की हुई, 4 कैटेगरी आप लोगों की फेल्ट ओनली में आती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बीच में आप लोगों को आएगा, जिसको आप लोग यूनिट कैटेगरी में रखते हैं, जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन के जैसे नज़र आते हैं लेकिन नाउन होते नहीं हैं, लेकिन उन शब्दों को वाक्य के अंदर नाउन की तरह यूज़ कर दिया जाता है। तो उस यूनिट को भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रख लेनी है कि नाउन जो होता है, नाउन को आप लोग नेमिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक विजिबल होता है जिसको आप लोग देख पाते हैं, यानी कि जिसके अंदर पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। दूसरा आपका फेल्ट ओनली, जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, जिसके अंदर से 4 चीज़ें FAQS यानी कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। और तीसरा आपका यूनिट, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।